All right, so let's start with chapter number 9. Chapter number 9 is about intangible non-current assets. सना, non-current assets क्या होते हैं? Non-current assets can be used in a business more than 1 year और जिनसे हमें जो है बेनिफिट्स 1 साल से ज़्यादा हो और हम लोग जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मशीन्स हो गई, प्लांट्स हो गया। सना, आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। अब सही है। जी, अब बोलो। नॉन करेंट एसेट्स वो हैं जो एक तो पहली बात तो ये मोर देन 1 ईयर हम उसको बिजनेस में यूज करें। फॉर वेरी गुड। एग्जांपल जैसे प्लांट्स हो गए, मशीन्स हो गई बिल्कुल ठीक। और फर्दर कंप्यूटर्स बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल ठीक है। नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं जो आप 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं। अब इनमें दो किस्म के एसेट्स आते हैं। एक आते हैं आपके टेंजिबल एसेट्स, और अगर वो टेंजिबल एसेट्स आपके बिजनेस के इस्तेमाल में हैं, बिजनेस यूज के एसेट्स हैं, तो उनको हम अकाउंट फॉर करते हैं IAS 16 में। ठीक है। हमारे पास करंट एसेट्स भी होते हैं। करंट एसेट्स में एक हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। और जब इन्वेंट्री आपने मेजर करनी होती है या रिपोर्ट करनी होती है तो उसके लिए हम IS2 यूज करते हैं। इसी तरह जब नॉन करंट एसिड्स की बात होती है तो उसमें इनटेंजिबल एसिड्स भी होते हैं। और आजकल का जितना मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है, अगर हम 1950, 1940 या 1960 की किसी कंपनी की बात करें तो उस वक्त उन हर बिजनेस के जो मेजर नॉन करंट एसिड्स होते थे वो हमेशा टेंजिबल ही होते थे मोस्टली। लेकिन अब 21st सेंचुरी में चीजें काफी चेंज हुई हैं। अब बहुत कॉमन है बहुत सारे बिजनेस के लिए कि उनके लिए उनके पास ज्यादातर उनके जो एसेट्स होते हैं वो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? कोई फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स ही हैं ये। सेकेंडली ये वो एसेट्स हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं बट इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इनको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकली आप इसको टच नहीं कर सकते, और बट स्टिल इनकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है बिजनेस के लिए। तो कोई भी एसेट या कोई भी नॉन करंट एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो बट स्टिल उसकी वर्थ बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम अंडर IAS 38 रिपोर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है गुडविल। गुडविल का नाम सुना हुआ है आपने? यस सर, गुडविल पढ़ा था F2 में। जी, क्या होती है गुडविल? गुडविल जैसे एक रेपुटेशन है कंपनी की जो उन्होंने बिल्डअप की होती है। जैसे कि अगर कोई पार्टनर्स हैं वो एक बिजनेस में ज्वाइन करके उन्होंने एक बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो जब वो उसको मार्केट में सेल करेंगे तो उसकी जो वैल्यू वो लगाएंगे वो उसकी गुडविल होगी मतलब। वेरी गुड, वेरी गुड। गुडविल क्या होती है? बेसिकली रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच दे हैव डेवलप्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैंने एक बिजनेस आज स्टार्ट किया और उसको मैं 10 साल उस बिजनेस को रन कर रहा हूँ, तो 10 साल बाद अगर मैंने कोई भी नया एसेट बाय नहीं किया, कोई भी नया टेंजिबल नॉन करंट एसेट बाय नहीं भी किया, तब भी अगर मैंने 10 साल पहले $1000 के सारे एसेट लिए थे वो डेप्रिसिएट भी हो गए। आज मैं अगर उस बिजनेस को सेल आउट करना चाहूंगा तो $1000 नहीं बल्कि उससे ज्यादा ही मुझे मिलना चाहिए। अब उसकी 10 साल बाद मार्केट वैल्यू कितनी है ये डिपेंड करता है बायर एंड सेलर के बीच में, एग्रीमेंट के बीच में, कि वो कितने का बाय एंड सेल करते हैं या कितनी उसकी मार्केट वैल्यू लगती है। बट ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड है कि 10 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू $1000 से बहुत ज्यादा होगी। और क्यों ज्यादा होगी? अगर कोई टेंजिबल नॉन करंट एसेट ऐड नहीं भी हुआ फिर भी बिजनेस की रेपुटेशन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल उसकी बिजनेस के जो मैनेजमेंट है वो कितनी कॉम्पिटेंट है, ये कितनी स्किलफुल है, ये आपकी गुडविल डिसाइड करेगा। आपके कस्टमर्स की
लॉयल्टी कितनी है बिजनेस के लिए। अक्सर बिजनेस कस्टमर्स होते हैं वो बिजनेस के साथ बहुत लॉयल होते हैं, उनको एक प्रोडक्ट 10 जगह से मिल रहा होता है लेकिन वो आपके बिजनेस से ही बाय करते हैं। आपका कस्टमर बेस या मार्केट शेयर कितना है, ये सब चीजें जो हैं मिलकर ये आपकी गुडविल को आइडेंटिफाई करते हैं, गुडविल बनाते हैं आपके बिजनेस की। अब ऑब्वियसली गुडविल कोई ऐसी चीज नहीं है, या बिजनेस का रेपुटेशन जो है वो ऐसी चीज नहीं है जिसको आप फिजिकली टच कर सकें, बट ऑब्वियसली हमें पता है कि इस रेपुटेशन की बहुत ज्यादा वर्थ है, तो इस वर्थ को हमें ऑब्वियसली रिपोर्ट करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब कैसे रिपोर्ट करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को, या इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ये फिर हम आगे स्टैंडर्ड में देखेंगे। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक लिस्ट। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल IS-38 इंटेंजिबल एसेट्स के स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है कि हमने कोई भी इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट कैसे रिपोर्ट करना है। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ इंटेंजिबल एसेट्स की। गुडविल की मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। कस्टमर लिस्ट होती है अक्सर बिजनेस के पास, क्योंकि जब आप कस्टमर से डील करते हो तो उसका बहुत ज्यादा डेटा आपके पास स्टोर होता है। उसमें आप लिस्ट में ये लिखते हो कि कस्टमर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने की वो आपसे परचेजेस कर रहा है किसी भी टाइम पीरियड में। तो इस तरह की कस्टमर लिस्ट भी डेवलप होती है। ये एक्सेल में भी हो सकती है, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली कस्टमर लिस्ट भी आपकी एक कस्टमर बेस को शो करता है, तो ये भी आपकी एक इंटेंजिबल एसेट होता है। फिर हमारे पास हमारे बिजनेस के लोगोज वगैरह होते हैं, ये भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये लोगो ड्रॉ करूं, सो व्हाट डू यू थिंक ये लोगो किस चीज का है, कभी देखा है ये लोगो? ये वाला, हाँ जी, मेरी ये ड्राइंग जो नाइकी पे होता है, उनका लोगो होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैंने आपको नाम नहीं बताया बट मैंने आपको सिर्फ लोगो ड्रॉ किया है, एंड यू नो वेरी वेल नाइकी। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, बहुत फेमस ब्रांड है, तो दुनिया का बच्चा बच्चा इस लोगो को पहचानता है। इस तरह और भी बहुत सारे लोगोज हैं, पेप्सी का लोगो हो गया, कोका कोला का लोगो हो गया, तो इन लोगोस की बहुत बड़ी वर्थ होती है। बेशक इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती बट इनकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है। फिर पेटेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं। अब पेटेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे या कॉपीराइट्स होते हैं आपके पास अक्सर। तो पेटेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हमने कोई वैक्सीन बनाई है या कोई मेडिसिन बनाई है बहुत ज्यादा रिसर्च करके। अब मैं चाहता हूं कि ये मेडिसिन का फॉर्मूला जो है किसी और के हाथ अगर लग भी जाए तो वो इसकी मेडिसिन बना के सेल ना कर सके मार्केट में। तो इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसका पेटेंट रजिस्टर करवा लेता हूँ। पाकिस्तान में अभी तक पेटेंट एक्ट जो है वो इतना ग्रो नहीं किया, लेकिन बाकी जो अच्छे डेवलप कंट्रीज है वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब भी आप कोई चीज डिस्कवर करते हैं उसका आप फौरन पेटेंट करवा लेते हैं, ताकि उस आपकी जो रिसर्च है उसको कोई और मिस यूज नहीं कर सके। फिर उसके बाद आपके कॉपीराइट्स आते हैं, आप सिंगर हो या आपने कोई मूवी बनाई है या कोई इस तरह की चीज है। अब जैसे सॉन्ग है, तो सॉन्ग की तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मूवी की भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, या कोई एप्लीकेशन आपने ऐप स्टोर के लिए बनाई है, इन सब चीजों की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़े एसेट्स हो सकते हैं। तो इनका आप कॉपीराइट्स यूजुअली करवाते होते हैं, या आपके पास आपने कोई बुक लिखी है या लिटरेचर कुछ पीस है लिटरेचर का, या कोई पेंटिंग है, तो ये सारे जो है बेसिकली इनके आप कॉपीराइट्स करवा सकते हैं ताकि ये आपका एक इनटेंजिबल एसेट बन जाए और कोई इसको आपकी परमिशन के बिना यूज ना कर सके। तो ये सारी जितनी भी हैं ये एग्जांपल्स हैं आपकी इनटेंजिबल एसेट्स की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये बहुत कॉमन होती है बहुत सारे बिजनेसेस के लिए कि वो पहले रिसर्च करते हैं, जब उनकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है फिर उस प्रोडक्ट पे जिस पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं उसकी कमर्शियल डेवलपमेंट करवाते हैं। तो ऑब्वियसली ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी हैं, ये भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद डिस्क्लोजर्स कैसे देते हैं इंटेंजिबल एसेट्स पे अंडर IS-38, इनको भी हम देखेंगे। तो ये सारी टॉपिक लिस्ट है। क्लियर विद द टॉपिक लिस्ट? सर,
जी इसमें भी कैपिटलाइज और रेवेन्यू हो सकता है, इंटेंजिबल में भी होगा ना, जी जैसे कि गुडविल की कॉस्ट होगी जो कैपिटलाइज होगी और बाकी इसमें भी बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल कि होगी, नहीं? इसको हम डिस्कस करेंगे अंडर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। आगे ओके सर। आगे की स्लाइड्स में इसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ओके